एवरीवन, वेलकम टू नवरंग ट्यूशन सेंटर। कैसी चल रही है आप लोगों की सीटेट की तैयारी? होप सो बहुत अच्छे से आपकी प्रेपरेशन चल रही है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, तो आज भी हम पिछले सालों में से कोई एक क्वेश्चन पेपर उठाएंगे। तो उसका सेक्शन साइंस सेक्शन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप साइंस की प्रेपरेशन करने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में साइंस सेक्शन है उसको उठाएंगे और उसकी डिस्कशन करते हैं। तो आइए आज हम करते हैं 2018 दिसंबर का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो है पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है? तो CNG फर्स्ट ऑप्शन है हमारी CNG, सेकंड पैराफिन वैक्स, थर्ड बिटुमेन एंड द फोर्थ वन इज कैरोसिन ऑयल। तो जो हम पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड विच इज़ बिटुमेन। क्योंकि जो बिटुमेन है वो क्या है, कोल है जो कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो कार्बन की होती है, और बाकी जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं वो वाले होती हैं जो उनमें मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो होती हैं प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम के प्रोडक्ट। लाइक जैसे CNG है, ये मीथेन और इथेन का मिक्सचर है, तो वो क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। ऐसे ही पैराफिन वैक्स, केरोसिन ऑयल, ये क्या है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, बट बिटुमेन इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। So next question is, red data book contains a record of option first is distinct species, second is flora, third fauna and the fourth one is endangered species। तो जो हमें पता है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें मिला था आई थिंक 1964 में, 1964 के 65 में सबसे पहले पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द सोल्स ऑफ द शूज़ स्टीरिड। जो हमारे शूज़ होते हैं उनके सोल्स को ट्रीड क्यों किया जाता है? मींस कि जैसे देखिए कि आपके जो शूज़ के सोल्स होते हैं उन पे कट्स वगैरह लगे होते हैं, या फिर जो हील होती है हमेशा वो देखिए उसकी हाइट और सोल की हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वो क्यों होता है, क्यों किया जाता है ऐसे? फर्स्ट इज़ टू डिक्रीज फ्रिक्शन, सेकेंड इज़ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, थर्ड इज़ टू इंक्रीज लाइफ ऑफ द शूज़, या फिर फोर्थ टू गिव द शूज़ मोर प्रोटेक्शन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि हम जो स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, उस पर ईजिली जो है हम चल पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है, Sarika took distilled water in a bottle and tried to find whether it conducts electricity or not. What is she likely to find? सारिका ने डिस्टिल्ड वाटर लिया है एक बॉटल में, और वो पता करना चाह रही है कि क्या उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होती है या नहीं होती। ठीक है, तो बताइए कि उसने क्या फाइंड किया, क्या उसको मतलब मिला, रिजल्ट कंक्लूजन क्या मिला। तो फर्स्ट इज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड इज इट इज़ एन इंसुलेटर, थर्ड इज इट इज़ अ पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। देखिए, फर्स्टली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए जो सोल्यूशन में आयंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ईजीली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो पाएगी, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो वो पास हो पाएगी। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर में इतनी सफिशेंट आयंस की कंसंट्रेशन नहीं होती, तो इतनी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अच्छे से पास नहीं हो पाती। दैट मीन्स इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये याद रखिएगा कि डिस्टिल्ड वाटर में आयंस जो होते हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं होते, तो दैट्स वाई हम जो ये डिस्टिल्ड वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू।
ठीक है। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, तो देखते हैं कौन कौन सी दी हुई है इन्होंने। फर्स्ट इज देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. Second is the fuses are inserted in electric circuits of all the buildings, and the third one is if the proper fuse is inserted in a circuit, it will blow if the current is more than the safe limit. And the fourth one is there is a minimum limit of current which can safely flow in the electric circuit. तो जो ट्रू नहीं है वो है फोर्थ वन, क्योंकि जो करंट की लिमिट होती है मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की फ्लो सर्किट में से फ्लो करने की, तो उससे मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा या जब मैक्सिमम लिमिट हो जाती है तो वो क्या है, करंट जो है हमारा जो सेटअप है जो क्या है वो हीट होना मतलब शुरू हो जाता है। तो फ्यूज़ इसीलिए लगे होते हैं ताकि जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह है वो ख़राब ना हो पाए ड्यू टू एक्स्ट्रा हीट, ठीक है। तो मिनिमम लिमिट नहीं होती करंट की, क्या होती है एक सर्किट में मैक्सिमम लिमिट होती है, ठीक है। तो ये है, इसका होगा ऑप्शन फोर्थ जो है करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन. तो नीचे प्लेसेस दिए हुए हैं, नाम दिए हैं, तो बताना है कि कौन सा अगर साइक्लोन आए तो कौन सा सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट साइक्लोन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जिस पे पड़ेगा वो कौन सा होगा. फर्स्ट इज पुरी, सेकंड मुंबई, गोवा एंड देन पोरबंदर. तो देखिए जो इंडिया में साइक्लोन्स आते हैं वो आते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ से, ठीक है ना, वो वाले सी से आते हैं, तो उसकी तरफ कौन सा पड़ता है, पुरी पड़ता है. तो फिर पुरी जो है वो पहले सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा ड्यू टू साइक्लोन, क्योंकि बे ऑफ बंगाल की तरफ पुरी है, बाकी जो हैं वो अरेबियन सी की तरफ हैं. तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है द चेंज इन सीजन्स ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज, जो हमारी अर्थ पे सीज़न चेंज होते हैं जैसे विंटर, समर, ऑटम, ठीक है. तो ये क्या है, किसकी वजह से होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे, तो देखते हैं. फर्स्ट है द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट. सेकेंड इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नॉट कॉन्स्टेंट. Third is the axis of rotation of the earth is parallel to the plane of its orbit, and the fourth is the axis of rotation of the earth is perpendicular to the plane of its orbit. जो इसका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट. क्या रीज़न है जो हमारी धरती पे अर्थ पे जो सीज़न है वो चेंज होते हैं, उसका रीज़न है कि जो एक्सिस होती है अर्थ की जिसपे अराउंड मतलब कि जिसपे वो रोटेशन करती है, ठीक है ना, अपनी स्पिन रोटेशन जो है उसकी स्पिन है जो उसका एक्सिस है, तो वो क्या है विद रिस्पेक्ट टू जो प्लेन है ऑर्बिट का उसके रिस्पेक्ट वो थोड़ी सी टिल्ड हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो टेढ़ी होती है, टिल्ड होती है, तब जो अर्थ पे सीजन जो है वो चेंज होती हैं, ठीक है. नेक्स्ट है देयर आर टू कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं और कॉलम बी में दिए, हमने मैच करने हैं कि किसका मतलब मैच किसके साथ होता है. कॉलम ए का कॉलम बी के साथ मैच करना है. तो देखिए कि मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस जो है मैचअप्स जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं. तो ये क्या है कि जैसे छोटे छोटे हम चैप्टर्स जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, ठीक है ना, छोटी क्लासेस से रिलेटेड हैं ये, तो वो होते हैं जैसे तो इन्होंने इकट्ठे मतलब वो मैचअप्स की तरह डाल दिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक जिसको हम बोल सकते हैं. जैसे देखिए कि फर्स्ट इनमें से क्या होगा, कैनपी. कैनपी क्या है इनमें से, देखिए क्या है वो, ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्री की ब्रांचेस हैं. सेकेंड है डीकम्पोजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Humus is dead plant and animal tissue, and the porcupine is a wild animal, ठीक है ना. तो देखिए कि अब जो हमने मैच किया है, अब जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं इनके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट का देखिए फोर्थ है, तो देखिए फर्स्ट में फोर्थ कौन से ऑप्शन में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, तो देखिए क्या बाकी सही है. सेकेंड जो है उसका थर्ड, फिर फर्स्ट और फिर सेकेंड, दैट मीन्स कि थर्ड इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट है वाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पॉर्टेंट इन साइंस। अब देखिए, अब स्टार्ट हो गया है हमारा पेडागोजी सेक्शन, मीन्स कि ये मिक्स है। लाइक इसमें पहले हमें साइंस के जो थे मतलब सिलेबस वाले वो क्वेश्चंस आए थे, अब ये स्टार्ट हो गई है पेडागोजी। तो इसमें मैंने बताया था कि हम जो पेडागोजी के मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं हमने पॉजिटिव पॉइंट उठाना है, अगर चाहे वो बच्चे से रिलेटेड है या स्टडी से रिलेटेड है या कुछ भी, ठीक है, जो आपको पॉजिटिव लगता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स को कवर करता हो, तो चाइल्ड सेंटर्ड है वो हमने उठाना है। तो जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट है, तो देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, साइंस में फॉर्मेटिव असेसमेंट की मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट है देखते हैं। तो फर्स्ट इज इट हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट्स, सेकेंड इज इट इज़ डायग्नोस्टिक, थर्ड इज इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड द फोर्थ वन इज इट इज़ ईजी टू कंडक्ट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, जो थोड़े टाइम पीरियड के बाद असेसमेंट होती है, लाइक हम पीरियड के बाद कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड कर सकते हैं, 1 वीक के बाद हो सकती है, मंथली जो एग्जाम्स होते हैं उसको फॉर्मेटिव बोल सकते हैं। तो वो क्या होती है, डायग्नोस्टिक होती है, ठीक है ना, ताकि बच्चे की कमियां हमें पता चलें, फिर हम उस पर मेहनत करें, उनकी वीकनेसेस बताएं, उनको दूर करने की कोशिश करें। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या, डायग्नोस्टिक है। नेक्स्ट है वाई आर साइंस फेयर्स ऑर्गेनाइज इन स्कूल्स। स्कूल्स में साइंस फेयर्स क्यों ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। तो साइंस से रिलेटेड पेडागोजी में देखिएगा हमेशा वो पॉइंट हो गया, एक्टिविटीज़ करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हों। तो देखते हैं क्या होगा इसमें, टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू स्कोर हायर इन देयर एग्जामिनेशन, टू नर्चर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस अमंग स्टूडेंट्स, to evaluate students on the basis of their performance, and the fourth is to prepare students for higher education in science। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड, to nurture creativity and experimentation in science among students। Next question is, as a teacher which one of the following do you find most appropriate for scientific approach to teaching। ठीक है, एज अ टीचर मान लो आप मतलब टीचर हो, एज अ टीचर आप कौन सा साइंटिफिक अप्रोच जो हो टीचिंग में वो यूज़ करोगे। ठीक है, first is the show the use of technology for teaching concept, give projects to the students, ask the students to perform activities related to the concepts and clarify the students about the concepts in the class। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को कहेंगे कि वो कंसेप्ट से रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करिए। विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज़ लर्निंग बाय डूइंग वो इजीली सीखते हैं और ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, ठीक है ना, वो लॉन्ग लर्निंग होती है। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ, व्हाट डज दिस मीन। ठीक है, NCF 2005 के अकॉर्डिंग गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ, इस लाइन का क्या मीनिंग है। तो देखते हैं, ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली, science should enable the child in learning the processes of acquiring scientific knowledge, science should help in living easy life, science should prepare the child to the world of work। तो जो है अकॉर्डिंग टू NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ, इस लाइन का मीनिंग है साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। देखिए जो NCF 2005 है इसका जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट पेपर में आता ही आता है। अगर आप पिछले प्रैक्टिस पेपर देखिए तो देखिए कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, मीन्स कि NCF 2005 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये CDP में भी होगा, और जो हमारी पेडागोजी है अपने सब्जेक्ट की तो उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये जो टॉपिक है ये आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आता है। तो ये टॉपिक तो आप अपना पक्का कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये आपको अपनी बुक्स में मिल जाएगा, जैसे हमारी लैंग्वेज की बुक्स होती हैं उसमें भी होता है, हमारी जो सब्जेक्ट की है साइंस मैथ की है और उसमें भी NCF के बारे में दिया होता है। तो अपनी BEd की बुक्स में से ही आप पढ़ सकते हो और गूगल से भी सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड की क्वालिटी इनमें से कौन सी नहीं है। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर,
ऑब्जेक्टिविटी एंड अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, हार्ड वर्क, ओपन माइंडेडनेस। अब देखिए क्यूरियोसिटी है, ये तो ऑब्वियस है ही ये साइंटिफिक एटीट्यूड में। आगे है ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, ये भी है। ओपन माइंडेडनेस भी है। जो इसकी क्वालिटी नहीं है वो है हार्ड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरी वॉन्ट्स टू टीच द सर्कुलर मोशन टू क्लास 6 स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड। तो जो हरी है वो क्लास 6 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता है सर्कुलर मोशन, तो बताइए इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड होगा। तो फर्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, सेकंड गिविंग एग्जांपल्स, थर्ड डेमोन्स्ट्रेशन, फोर्थ इज डिस्कशन। तो देखिए साइंस है, तो साइंस से क्या होगा कि ज़्यादा अच्छा है कि हम एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड जो है वो यूज़ करें। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है ना, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से क्या है, बच्चा इजीली सीखता है, और जो सीखता है वो मतलब कि उसके लाइफ टाइम के लिए वो पक्का हो जाता है, ठीक है, एक इजीली सीखता है और अच्छे से सीखता है। तो इसका आंसर होगा एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस टू कलेक्ट, फर्स्ट इज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस कंटेंट्स, to imbibe the values of honesty, integrity and cooperation among learners, to help the fellow colleagues in getting knowledge of science, and the last one is to get knowledge of science। देखिए कि लर्निंग साइंस का इम्पॉर्टेंट एम क्या है इनमें से, तो उसका एम है सेकंड टू imbibe the values of honesty, integrity and cooperation among learners, ठीक है। नेक्स्ट है The continuous and comprehensive evaluation in science means, continuous and comprehensive evaluation is also another important topic। NCF से related questions भी एग्जाम में आते हैं और CCE से related question भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप NCF जो है वो अपना टॉपिक जो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, CCE जो है टॉपिक कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये अपना टॉपिक अच्छे से तैयार कीजिए आप। तो देखते हैं साइंस में इसका क्या मीनिंग है। CCE फर्स्ट इज मोर फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, सेकेंड इज रूटीन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेज टू असेस लर्निंग, थर्ड इज इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, एंड द फोर्थ वन इज समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो CCE का मीनिंग है रूटीन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेज टू असेस लर्निंग, ठीक है ना, डेली जो है एक्टिविटीज़ करवाई जाएं, एक्सरसाइज करवाई जाएं ताकि बच्चे की लर्निंग जो है उसको असेस किया जा सके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है इनमें से कौन सा उसका स्टेप नहीं है। देखिए अटेम्प्ट टू सॉल्व ये भी है उसका स्टेप, ड्राइंग कंक्लूजन ये भी है उसका स्टेप, ऑब्जर्वेशन एंड विजुअलाइजिंग द सिचुएशन। ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट द स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अब देखिए जो हमने अपने मेथड्स पढ़े हैं, ठीक है ना, मेथड्स पढ़े हैं, टीचिंग मेथड्स पढ़े हैं, डिस्कशन मेथड पढ़ा है हमने, ठीक है ना, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पढ़ी है, अप्रोचेस पढ़ी हैं, ये मेथड्स पढ़े हैं हमने अपने टीचिंग सब्जेक्ट जो टीचिंग की बुक्स हैं उसमें पढ़ा है हमने, अच्छे से पढ़ा है। तो उन जो मेथड्स में से अप्रोचेस में से आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन होंगे, कभी पूछा जा सकता है कि इनमें से बताइए कि उस अप्रोच का कौन सा जो है स्टेप नहीं है। कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा उस अप्रोच का ऑप्शन स्टेप है। तो ये जो अप्रोचेस हैं, मेथड्स हैं, इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। कुछ मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेबस तो सारा ही है, लेकिन कुछ अगर हम अपने टॉपिक्स जो हैं पक्के कर जाएं, अपने अच्छे से प्रिपेयर करें कुछ के टॉपिक्स जो हैं, तो उनमें से भी अगर हम वही अच्छे से करें तो भी पेपर क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रेटेजी इन साइंस। एनालॉजी स्ट्रेटेजी इन साइंस में जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से स्टेप हैं, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रेटेजी इन साइंस, इन चारों में से कौन सा एनालॉजी स्ट्रेटेजी इन साइंस का स्टेप है, ठीक है ना। पीछे दिया था कि कौन सा इस मेथड अप्रोच का स्टेप नहीं है, तो इसमें कि
चारों में से बताइए कि कौन सा एनालॉजी स्ट्रेटजी का स्टेप है। फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, सेकेंड इज इंटरलिंकिंग कंसेप्ट्स, थर्ड इज एप्लीकेशन एंड द फोर्थ इज मैप सिमिलरिटीज। तो मैप सिमिलरिटीज जो है वो एनालॉजी स्ट्रेटजी इन साइंस उसका स्टेप है। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर। अब फर्स्ट ऑप्शन देखते ही पता चल जाता है, एनाकोंडास आर द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड। ओके, एनाकोंडास की एवरेज लेंथ जो है वो होती है 17 फीट और कुछ स्नेक्स जो हैं एनाकोंडास उनकी 30 फीट तक भी हाइट होती है और इनका वेट सबसे ज़्यादा होता है। तो बाकी ऑप्शंस देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट ही हमें पता चल गया कि एनाकोंडास मतलब लॉन्गेस्ट स्नेक्स हैं ही एनाकोंडास, तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज इट कीप्स पीपल हेल्दी, इट इंक्रीज हंगर, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, इट इज़ अ सिंपल एक्सरसाइज। तो इसका ऑप्शन होगा इट कीप्स पीपल हेल्दी। अगर हम हेल्दी होंगे तो बाकी तो है अपने आप हो जाएगा, हम खुश रहेंगे, ठीक है ना, हमें भूख लगेगी, हम हेल्दी रहेंगे, हमारी मेंटल एबिलिटी, स्पिरिचुअल एबिलिटी सब जो है डेवलप होंगी। मतलब कि हमें क्या है हेल्दी, योगा जो है हमें हेल्दी रखता है। नेक्स्ट है द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है किसने डिस्कवर की? फर्स्ट इज रॉबर्ट कोच, सेकेंड इज एडवर्ड जेनर, थर्ड इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड द फोर्थ वन इज रोनाल्ड रोस। तो इसका ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी उसको डिस्कवर किया था। और इससे रिलेटेड इसके साथ रिलेट करता क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट वैक्सीन बनाई गई थी वर्ल्ड में वो किसके लिए थी? तो वो स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी वो थी वर्ल्ड में फर्स्ट वैक्सीन की डिस्कवरी हुई थी जो हुई थी बाय एडवर्ड जेनर। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव एज अ प्रिजर्वेटिव इन चारों में से कौन सा यूज़ करते हैं? प्रिजर्वेटिव मीन्स कि जो हमारे फूड मटेरियल को ज़्यादा टाइम तक बचा के रखता है, उसको ख़राब नहीं होने देता। तो फर्स्ट इज सोडियम बेंजोएट, सेकेंड इज अमोनियम सल्फेट, थर्ड इज सोडियम क्लोराइड, फोर्थ इज कॉपर सल्फेट। तो इनमें से जो होगा वो होगा हमारा सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। सोडियम बेंजोएट जो है वो क्या है कि हमारा जो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं वो क्या करता है माइक्रोबियल ग्रोथ जो है उसको रोकता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो ख़राब नहीं होता जल्दी। नेक्स्ट है ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट हम जो यूज़ करते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं, किसकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है? फर्स्ट इज़ कर्ड। इन चारों में से बताना हमने कि किसकी। कर्ड, शुगर, कॉमन सॉल्ट, अल्कोहल। तो ये ईस्ट है हम यूज़ करते हैं, ईस्ट यूज़ करते हैं अल्कोहल की प्रेपरेशन के लिए यूज़ की जाती है ईस्ट। तो ईस्ट क्या करता है, हम शुगर के साथ इसको मिक्स करते हैं, तो शुगर के साथ रिएक्ट करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, और एनर्जी की फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो इसका ऑप्शन होगा फोर्थ। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, एक साइट है जहाँ पे एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होता है। और ऐसे ही हमने बताना है कि जो राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम में इन चारों में से क्या किसकी प्रोडक्शन होती है, किसकी साइट है राइबोसोम? जैसे एटीपी की साइट है माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे ही किसकी साइट है राइबोसोम में क्या प्रोड्यूस होता है? फर्स्ट इज फैट, सेकेंड इज प्रोटीन, थर्ड इज विटामिन एंड द फोर्थ वन इज कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है उसकी साइट है राइबोसोम। नेक्स्ट इज if the frequency of a simple pendulum is 2 Hz, how many oscillations will it complete in 60 seconds? Option is 16, 32, 64, 8। देखिए एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है,
उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, मीन्स कि वो 1 सेकेंड में 2 ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो बताइए 16 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन वो इस ऑसिलेशंस को कंप्लीट करेगा। अगर 1 सेकेंड में 2 ऑसिलेशंस को कंप्लीट कर रहा है तो 16 सेकेंड में कितनी होगी। हम क्या करेंगे, 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 32। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा 32। ओके, नेक्स्ट इज which one of the following metals burns if kept in air। कौन सी इनमें से मेटल है जिसको हम एयर में रखते हैं तो वो क्या करती है, जल जाती है। ठीक है, फर्स्ट इज मैग्नीशियम, सेकेंड इज जिंक, एल्यूमिनियम एंड सोडियम। तो इसका आंसर है सोडियम। ये हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि जो सोडियम है अगर हम इसको एयर में रखते हैं तो ये क्या करती है कि एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, मॉइस्चर या फिर कोई जो गैसेस हैं उनका लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, तो ऑक्सीजन जो मॉइस्चर के साथ मिलके ये क्या करती है, ये आग को पकड़ लेती है। ठीक है ना, आग को पकड़ लेती है। तो क्या है कि बड़ी ही रिएक्टिव मेटल है ये सोडियम। तो इसीलिए हम इसको ऑलवेज केरोसिन ऑयल में रखते हैं, इसको ऐसे खुला नहीं रखते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं, बताइए, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, एज अ एंटी एसिड यूज़ करते हैं, या फिर एज अ फर्मेंटेशन एजेंट या एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम यूज़ करते हैं एज अ एंटी एसिड। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सेकंड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न्स विद पॉप साउंड। ये देखिए, ये भी हमने 10th क्लास के एनसीईआरटी का जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन आंसर चैप्टर पढ़ा है उसमें भी क्या था कि कौन सी गैस है जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है अगर उसको हम बर्न करें तो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर बोथ 1 and 2। देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल कौन सी है। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है। ठीक है ना, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है तो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है ना, तो देखिए इसमें मस्कुलर फोर्स है, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फोर्स है, ये तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज है। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज है वो है ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, ये एग्जांपल्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो एक दूसरे पे एक कॉन्टैक्ट में नहीं आती। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आगे है डायबिटीज़ इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। डायबिटीज़ जो है वो कौन से हार्मोन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो वो है फर्स्ट इज़ एड्रेनालाइन, सेकेंड इज़ इंसुलिन, थर्ड इज़ थायरोक्सिन एंड फोर्थ इज़ थायरोक्सिन। तो जो डायबिटीज़ है वो कौन से हार्मोन, इंसुलिन जो हमारा हार्मोन है उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, जो कि हमारा जो पैनक्रिया है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए, हार्मोन से रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो हमने 2011 का क्वेश्चन पेपर किया था, तो उसमें भी हार्मोन से रिलेटेड जो है वो आया था क्वेश्चन। तो देखिए, हमें पता चल जाना चाहिए कि हार्मोन्स की हमारी बॉडी में बहुत तरह के हार्मोन्स होती हैं। ठीक है ना, तो हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्यों ना हम वही याद कर लें, उनके सारे फंक्शंस याद कर लें कि कौन से हार्मोन का कैसा फंक्शन है। ठीक है ना, तो इससे क्या है, हमारा 1 नंबर पक्का हो जाता है। कई बार 1 नंबर से ही हमारा टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से कितना आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें पढ़ लेने चाहिए, अपने पक्का कर लेने चाहिए कि ये आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है ना, तो देखिए पिछले में एड्रेनलिन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि वो क्या करती है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करता है ये हार्मोन। ठीक है ना, तो ये जो है क्वेश्चन हार्मोन से रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो से एक तो हमने प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की, इनसे रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन, बाकी हमें पता भी चला, नॉलेज भी मिली, और ये पता चला है कि हमने हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक है ये पक्का करना है, एनसीएफ से
रिलेटेड करना है, जो हमारे मेथड्स हैं, अप्रोचेज़ हैं टीचिंग की वो पढ़नी है हमने, उसके स्टेप जो है वो अच्छे से करने हैं। और CCE जो है वो जो है हमने कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वो भी अपना टॉपिक जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये था हमारा साइंस का सेक्शन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से मैंने उठाया था 2018 का, जो कि दिसंबर में हुआ है। तो नेक्स्ट अब कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के। तो जिसने भी अपनी सीटेट की तैयारी साइंस सेक्शन की तैयारी करनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप डेली मेरे जो वीडियोस हैं वो देख पाएँ, अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। बाकी मेरे से जितना हो पाएगा आपको एग्ज़ाम तक मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँगी, आपके लिए मेहनत करती रहूँगी। थैंक यू। For more updates, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.